Hello friends, how are you? In our previous classes, we discussed about some Indian scientist, Sushruth Charak, and then about the Homi Jahangir Baba. Okay. Now, in today's class, I am starting about the Dr. Praful Chandri. Dr. Praful Chandri. Okay. Dr. Praful Chandri was born in Rauli Katipara village of the Khulna district of Bengal on 2nd August 1861. डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्रे का जो बर्थ है वो बंगाल के जो खुलना डिस्ट्रिक्ट है, उस खुलना डिस्ट्रिक्ट में जो राउली कतपरा नाम का जो विलेज है वहां पर इनका बर्थ होता है. हिज फादर हरीश रे वाज ए वेल्दी पर्सन. उनके जो पिताजी थे, फादर जो थे हरीश चंद्र राय, वो एक वेल्दी पर्सन, संपन्न, वेल्दी का मतलब यहाँ पर संपन्न से है, एजुकेटेड एंड रिच पर्सन थे. ओके. ही गॉट अर्ली एजुकेशन फ्रॉम द मॉडर्न स्कूल फ्रॉम हिज विलेज एंड देन हैरे एंड अल्बर्ट स्कूल कैलकाटा. इन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हरी और अल्बर्ट स्कूल जो कलकत्ता में थी, उससे इन्होंने कंप्लीट की. इन 1879 ही क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम एंड स्टार्टेड कॉलेज एजुकेशन फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट. कलकत्ता के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट है वहां पर उन्होंने 1879 में उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और वहां से कॉलेज एजुकेशन इन्होंने स्टार्ट की थी. As there was no science classes, so he used to go Presidency College for science classes. इस मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में साइंस की क्लासेस नहीं थी, इसलिए वो वहां पर पास में जो प्रेसिडेंसी कॉलेज थी, उस प्रेसिडेंसी कॉलेज में साइंस की क्लासेस और लैब वर्क करने के लिए लैब वर्क के लिए वो जाते थे. ओके. इन 1882 he cleared Gilchrist scholarship and got entrance in Edinburgh University, Britain. 1882 के अंदर उस टाइम के एक, जैसे आज के टाइम पर नेट वगैरह नीट वगैरह की एग्जाम होती है, वैसे ही उस टाइम पर जो ये एक एग्जाम होती थी गिलक्राइस्ट है ये एक्चुअल में गिलक्राइस्ट स्कॉलरशिप. इसमें जो 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता था तो उनमें से एक ये थी. ओके. तो उसमें उनका सिलेक्शन हुआ और बाद में उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी जो ब्रिटेन में है वहां पर उन्होंने एडमिशन लिया था. ही कंप्लीटेड बीएससी एंड डीएससी फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन 1887. 1887 के अंदर उन्होंने पहले बीएससी और उसके बाद में 1887 के अंदर डीएससी, डॉक्टरेट इन साइंस, आज के टाइम पर जो एमएससी है उसके आप कंपेटेबल इसको मान सकते हैं, वो उन्होंने क्लियर की थी. His classmate was Professor James Walker FRS, Alexander Smith and Hugh Marshall, who motivated him towards chemistry. इनके जो क्लासमेट जो थे वो थे जेम्स वॉकर FRS, that is फेलो रिसर्च सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी जो है उसके फेलो होते थे, उनके लिए वर्ड काम मिल जाता था FRS. तो जेम्स वॉकर, अलेक्जेंडर स्मिथ और हॉफ मार्शल इनके क्लासमेट थे, मतलब इनके साथ एजुकेशन लेते थे. ओके. जिन्होंने उनको केमिस्ट्री की तरफ मोटिवेट किया. किसकी तरफ? केमिस्ट्री की तरफ उन्होंने मोटिवेट किया था. ओके. ही ऑल्सो इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी केमिकल सोसाइटी 1988 के अंदर जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है उसकी जो केमिकल सोसाइटी है केमिस्ट्री की, जैसे अपनी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वैसे ही वहां पर जो केमिकल सोसाइटी जो थी उसके वाइस प्रेसिडेंट वो चुने गए थे, इलेक्टेड हुए थे. ओके. आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया ही जॉइंड प्रेसिडेंसी कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री. इंडिया आने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की पोस्ट पर उन्होंने ज्वाइन किया. ड्यू टू डिस्क्रिमिनेट बिहेवियर एंड सर्टिकल कमेंट्स बाय ब्रिटिश डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन ही लेफ्ट द जॉब एंड स्टार्टेड
बंगाल केमिकल वर्क्स इन 1892। यहाँ इस जॉब पे वर्क करते हुए उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेट यानी कि भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ क्या कि उनसे कम नॉलेज के जो ब्रिटिश प्रोफेसर्स या टीचर हुआ करते थे, उन्हें उनसे हायर पोस्ट मिली हुई थी और उनसे ज़्यादा पेमेंट उनको मिलता था। तो इसके लिए ये जो उनके साथ जो, जबकि वो उनसे ज़्यादा एजुकेटेड थे, ज़्यादा एक तरीके से नॉलेज थी, हायर एजुकेशन में ज़्यादा हाई थे, उसके बावजूद उनको कम पे मिलना और लोअर पोस्ट मिलना उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने जो वहाँ पर बंगाल में जो हायर एजुकेशन के जो डायरेक्टर थे, उनसे जब उन्होंने इसकी कंप्लेंट की तो उन्होंने उस पर एक तरीके से कमेंट किया उन पर। बोला जब आपको इतनी ही अच्छी केमिकल नॉलेज है तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं कर देते। गॉट इट। तो इस कमेंट और जो इनडिस्क्रिमिनेट बिहेवियर था उसके कारण से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और बंगाल केमिकल वर्क्स नाम से एक कंपनी उन्होंने स्टार्ट की। इट वाज रीनेम्ड बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स इन 1901। इस कंपनी को बाद में 1901 में उन्होंने इस कंपनी का नाम बदला गया और बाद में वापस रखा गया बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। ओके, 1901 में। इट वाज द फर्स्ट इंडियन कंपनी विच मेड एलोपैथिक मेडिसिन। ये इंडिया की सबसे पहली कंपनी थी जो कि एलोपैथिक मेडिसिन बनाती थी। इससे पहले इंडिया में आयुर्वेद तो काफी लंबे एंशिएंट टाइम से है, लेकिन जो एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट वगैरह जो होते थे उनके लिए जो मेडिसिन जो रिक्वायर्ड थी वो इंडिया में नहीं बनती थी, वो बाहर से हम एक्सपोर्ट करते थे। ये वो फर्स्ट कंपनी थी जिन्होंने इंडिया में एलोपैथिक मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया फ्रॉम द फॉरेन एज पर दे मेड इन फॉरेन कंट्रीज। जैसे वो विदेशों में बनती थी सेम उसी प्रोसीजर से इंडिया में बनाने स्टार्ट किया। गॉट इट। कुछ ही टाइम में ये कंपनी जो थी वो स्टार्ट जब उन्होंने की तो दैट इज ओनली 800 रुपीज 800 रुपीज की स्मॉल कैपिटल पूंजी से उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये टाइम पासिंग के बाद में ये कंपनी जो है आज के अगर अपन प्राइस की बात करें तो मिलियन रुपीज की वो बन चुकी थी। गॉट इट। डॉक्टर रॉय डाइड ऑन जून 1994। इस डेट को उनका डेथ हो गई थी। अगर अपन प्रफुल्ल चंद्र रे के ऊपर अपन कंसिडरेशन करें कि इसमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं तो मेनली एक तो उनका ये जो बंगाल फार्मास्यूटिकल वर्क वाला पॉइंट है ये यहाँ पर बनता है। गॉट इट। दूसरा जो ऊपर अपन ने उनकी जो स्कॉलरशिप्स के बारे में जो अपन ने पढ़ा वो यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। गॉट इट। अगले आते हैं डॉक्टर पंचानन महेश्वरी। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जितने भी अपन साइंटिस्ट पढ़ेंगे उनमें से एक ये है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। गॉट इट। तो अगर कोई जयपुर से करते हैं तो अगर थोड़ा सा अगर अपन लोकेलिटी को कंसिडरेशन करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है और एग्जाम में पूछा हुआ भी है। डॉक्टर पंचानन महेश्वरी के साइंटिफिक वर्क्स के बारे में, उन्होंने साइंस रिलेटेड जो वर्क्स किए थे उसके बारे में एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके। ही वॉज फेमस इंडियन बॉटनिस्ट। वो एक काफी फेमस इंडियन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब जो बॉटनी की स्टडी करता है। बॉटनी मीन्स प्लांट्स। ओके। ही वॉज बोर्न ऑन 9 नवंबर 1904 इन जयपुर। इनका जन्म जयपुर में 9 नवंबर 1904 के अंदर हुआ। ही स्टार्टेड एजुकेशन एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपनी ही स्टडीड एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। एंड स्टार्टेड टीचिंग एट आगरा कॉलेज। आफ्टरवर्ड ही टॉट इन इलाहाबाद, लखनऊ एंड ढाका यूनिवर्सिटीज। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आगरा कॉलेज में, उसके बाद जो है इलाहाबाद और उसके बाद लखनऊ और बाद में ढाका यूनिवर्सिटी में उन्होंने टीचिंग की थी। इन 1948 दैट मीन्स आफ्टर फ्रीडम ही जॉइंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एज हेड ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट। 1948 को ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हेड ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट है उसमें उसकी पोस्ट पर ये अपॉइंट हुए थे। गॉट इट। अब यहां पर ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ बताता है उनके साइंटिफिक वर्क के बारे में। गॉट इट।
क्लियर? तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है साइंटिफिक वर्क के बारे में तो ये चीजें अपने को वहां पर मेंशन करनी होती है। ही मेनली वर्कड इन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इन्होंने मेनली वर्क किया प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर। अभी क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट इज द मीन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी? इट इज रिलेटेड विद द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की जो स्टडी की जाती है दैट इज नॉन एज एम्ब्रियोलॉजी, उसे एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, जाइगोट, जाइगोट से बाद में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से चाइल्ड डेवलप होता है। उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग सेल्स हैं, एग सेल जो है वो कन्वर्ट होती है जाइगोट में, जाइगोट से बाद में एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो शीड के अंदर होता है। ओके, तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसके उस पर उनका मेनली उन्होंने स्टडी या वर्कआउट किया था। गॉट इट? ही डेवलप्ड न्यू ब्रांच बाय कंबाइनिंग प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। उन्होंने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी को कंबाइन करते हुए, या जिसको अपन टिश्यू कल्चर बोलते हैं, एक न्यू ब्रांच उन्होंने डेवलप की थी। गॉट इट? दिस इज देयर मेन साइंटिफिक वर्क। By this technique, he got success in the development of different part of the flower by providing artificial nutrition. आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन देते हुए प्लांट के जो फ्लावर वाला पार्ट है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने वर्कआउट किया था, या उसमें उन्होंने सक्सेस मिली थी। किसमें? ही गॉट सक्सेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो प्लांट के फ्लावर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके डेवलपमेंट में बाय प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन देते हुए। दैट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टिश्यू कल्चर मेथड जिसको अपन बोलते हैं, जिसमें प्लांट के पर्टिकुलर टिश्यूज को न्यूट्रिएंट आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन देते हुए उनसे उनकी ग्रोथ कराई जाती है या उनसे न्यू इंडिविजुअल प्लांट डेवलप किया जाता है। दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज टिश्यू कल्चर। ओके, तो उन्होंने टिश्यू कल्चर के ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया था। गॉट इट? डॉक्टर महेश्वरी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मैनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज इन बॉटनी। उन्होंने जो इंडिया को बहुत सारे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज है बॉटनी की उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेंटर फॉर टिश्यू कल्चर एंड रिसर्च ऑन इट। इनको सेंटर, टिश्यू कल्चर का जो सेंटर है उसको डेवलप करने और जो इस टिश्यू कल्चर मेथड की रिसर्च करने के लिए ही वॉज ऑनर्ड बाय रॉयल सोसाइटी एंड इलेक्टेड एज फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, दैट इज FRS। इसके लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी ने ऑनर यानी कि सम्मान देते हुए उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो यानी कि मेंबरशिप एक तरीके से अपन बोल सकते हैं, उसके लिए उनको इलेक्ट किया था। दैट इज FRS, जो अभी अपन ऊपर पढ़ा था, जेम्स वॉकर की लाइन में पढ़ा था ना अपन ने FRS। दैट इज, ये FRS का मीन्स पूरा होता है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। तो यहां पर उनको एक तरीके से मेंबरशिप मिली थी। इन 1965 में, ओके, अराउंड 60 स्टूडेंट ऑफ मेनी कंट्रीज डिड डॉक्टरेट अंडर हिज सुपरविजन। उनकी देखरेख में या उनके निरीक्षण में 60 स्टूडेंट्स जो अराउंड द वर्ल्ड थे, जैसे कि अमेरिका के, अर्जेंटीना के, ऑस्ट्रेलिया के, उनके स्टूडेंट जो थे 60 स्टूडेंट, उन्होंने अपनी डॉक्टरेट या रिसर्च कंप्लीट की थी। ही डाइड इन मई 1866 इन दिल्ली। मई 1866 को दिल्ली के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्टर सलीम अली। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर डॉक्टर सलीम अली पर कई क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस के अपन पहले बात कर लें। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ही इज ऑल्सो नॉन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गॉट इट? सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उनका 2 सेंचुरीज नेशनल पार्क्स के साथ उनका जुड़ाव है। एक तो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी या केवलादेव नेशनल पार्क जिसको अपन बोलते हैं। उसके क्रिएशन में, फॉर्मेशन में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और दूसरा जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है उसमें डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो उस साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए काफी बड़ा खतरा था, डेंजरस था।
जो उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा था, या नेचुरल जो बैलेंसिंग जो है इकोसिस्टम उस पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा था। तो उस डैम कंस्ट्रक्शन को रोकने में भी उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये दो क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बर्डमैन ऑफ इंडिया, और सेकंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द भरतपुर बर्ड सेंचुरी एंड स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम इन साइलेंट वैली नेशनल पार्क। गॉट इट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आता है वो है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम। उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि जीवनी का जो नाम है दैट इज फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ में जो किस तरीके से वो बर्ड्स की स्टडी की तरफ अट्रैक्ट हुए उसके बारे में उन्होंने बताया था। गॉट इट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखते हैं। नाउ लेट वी स्टार्ट इट। He was born on 12th November 1896 in सुलेमानी मुस्लिम फैमिली मुंबई। इनका बर्थ जो है 12th नवंबर 1896 में जो सुलेमानी मुस्लिम फैमिली है मुंबई में, वहां पर इनका बर्थ होता है। ही वॉज ए ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट। वो एक ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब वो साइंटिस्ट जो कि बर्ड्स की स्टडी करता है। बर्ड्स की जो स्टडी करता है उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। सो ही वाज ए ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट, गॉट इट, एंड नेचुरलिस्ट। प्रकृति बर्ड्स की स्टडी करने वाले और नेचर की स्टडी करने वाले थे ऑफ इंडिया। ही इज ऑल्सो नॉन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया। उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इज ऑल्सो कॉल्ड बर्डमैन ऑफ इंडिया। ओके। He was the first Indian person who did systematic survey on the birds all over the India. अब यहां से ध्यान रखना, यहां से लेकर जो ये जो पैराग्राफ है ये उनका साइंस या जो बर्ड्स पर्टिकुलरली वो बर्ड्स के साथ अटैच थे तो उसमें उनका जो वर्कआउट किया हुआ है उसके बारे में ये बता रहा है। तो अगर सलीम अली के रोल के बारे में पूछा जाए तो अपने को ये आंसर यहाँ पर देना होता है। गॉट इट। Again I am starting. He was the first Indian person who did scientific survey on birds all around the India. ये पहले फर्स्ट इंडियन पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में जितने भी बर्ड्स हैं उनका सिस्टमेटिक सर्वे किया था। दैट मीन्स साइंटिफिक टूल, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हुए उन्होंने ये सर्वे कंप्लीट किया था। He also wrote books on Indian birds which helped in popularizing ornithology in India. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी थी बर्ड्स के ऊपर, इंडियन बर्ड्स के ऊपर, जिसने इंडिया के अंदर जो ऑर्निथोलॉजी है यानी कि बर्ड्स की स्टडी करना उसको काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया। ओके। इन 1976 ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण। सेकेंड जो अवार्ड होता है पद्म विभूषण वो उनको मिला था। अगर अपन सिविल अवार्ड्स में बात करें तो सबसे हायर पे आता है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण। तो उन्हें जो इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है दैट इज पद्म विभूषण वो उनको दिया गया था। गॉट इट। इन 1947 ही बिकम चीफ पर्सन ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS। अब ये शॉर्ट फॉर्म का, ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी फुल अपने से पूछा जा सकता है। दैट इज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उसके चीफ पर्सन यानी कि मुख्य पर्सन वो बन गए थे। ही यूज्ड हिज पर्सनल इन्फ्लुएंस फॉर गेटिंग गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अपने पर्सनल जो लिंक्स हैं, इन्फ्लुएंस लिंक्स, उनका यूज करते हुए गवर्नमेंट से अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है BNHS उसके लिए फंड या उसके लिए जो सपोर्ट है वो उन्होंने गेन किया। ओके। अब यहां से आती लाइन, ही प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन क्रिएशन ऑफ द भरतपुर बर्ड सेंचुरी या केवलादेव नेशनल पार्क। उन्होंने केवलादेव नेशनल पार्क या जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर ही आता है, उसकी क्रिएशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है टोटली बर्ड्स के लिए वेल नॉन है और ये बर्ड्स से रिलेटेड थे, तो इन्होंने अपने इन्फ्लुएंस का यूज करते हुए इसको क्रिएट करने में रोल प्ले किया। ही ऑल्सो वर्कड हार्ड टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम इन साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर जो डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस डैम कंस्ट्रक्शन को रोकने में भी इन्होंने काफी हार्ड वर्क इन्होंने किया था।
ओके। अब इनकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में बात आती है कि किस तरीके से वो बर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी द फॉल ऑफ ए स्पैरो, डॉक्टर सलीम accepted the event of killing yellow-throated sparrow by his toy gun was life-changing event. इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द फॉल ऑफ ए स्पैरो, ये बुक का नाम है, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो एक येलो थ्रॉटेड स्पैरो, पीली गर्दन की जो स्पैरो थी, उसका उनकी टॉय गन से उस बर्ड का मरना उनकी लाइफ का एक चेंजिंग इवेंट था। बिकॉज दिस इवेंट लेड हिम इनटू ऑर्निथोलॉजी, क्योंकि इस इवेंट ने उन्हें ऑर्निथोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, या उन्होंने ऑर्निथोलॉजी यानी कि बर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट हुए, बर्ड्स की तरफ स्टडी करना स्टार्ट किया था। आफ्टर येलो, अब वो कैसे इवेंट में आते हैं या कैसे उनकी लाइफ में ये चेंजेस आते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात आती है। आफ्टर येलो स्पैरो एक्सीडेंट, Salim started study of the birds under the guidance of the W.S. Millard, that is secretary, who was the secretary of BNHS. उस येलो जो थ्रॉटेड स्पैरो है उसके एक्सीडेंट के बाद सलीम अली जो है उन्होंने बर्ड्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया अंडर द गाइडेंस W.S. मिलॉर्ड नाम के जो सेक्रेटरी थे BNHS के उस टाइम पर, उनकी गाइडेंस में उन्होंने बर्ड्स के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया था। He showed Salim, उन्होंने सलीम को collection of the birds, showed the collection of the birds in society. He gave some books to Salim, out of which one was Common Birds of Mumbai. इन्होंने उस एक्सीडेंट के बाद जो डॉक्टर सलीम से जो एक्सीडेंट हो गया था येलो थ्रॉट स्पैरो का, उसके बाद उन्होंने, क्योंकि उनके ये इवेंट वाले टाइम पर ये वहां पर प्रेजेंट थे, तो उन्होंने बाद में जो डॉक्टर सलीम है उनको अपनी सोसाइटी के अंदर जो बर्ड्स हैं उनका कलेक्शन उन्होंने दिखाया। इसके अलावा कुछ बुक्स उन्होंने दी थी कि किस तरीके से जो बर्ड्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। उनमें से एक बुक जो थी कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई, एक बुक थी जो मुंबई है वहाँ के जो लोकल बर्ड्स हैं उनके बारे में नॉलेज इंफॉर्मेशन उसमें थी। तो ये जो बुक थी इसकी स्टडी करने के बाद ही वो एक तरीके से ऑर्निथोलॉजी जो ब्रांच है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। गॉट इट। अब उनके एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी बात आती है। डॉक्टर सलीम गेट प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में अटेंड की थी या उन्होंने ली थी। ही जॉइंड प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम एज ए गाइड फॉर 350 रुपीज। 350 रुपीज में उन्होंने अपनी एजुकेशन को एक बार बीच में छोड़ दिया था और जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है वहां पर एज ए गाइड उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू कंप्लीट हिज एजुकेशन। यहाँ पर वर्क करने के दौरान उन्होंने रियलाइज किया कि मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, तो उन्होंने बाद में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया था। ही गॉट डॉक्टरेट by Aligarh Muslim University 1958, Delhi University 1976 and Andhra University 1978। इन यूनिवर्सिटीज से उन्होंने बाद में डॉक्टरेट की जो उपाधि है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं डॉक्टरेट का जो लेवल है वो उन्होंने अचीव किया था। गॉट इट। इन 1987 he died after prolonged cancer of prostate at the age of 91 years। 1987 में कैंसर, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर है उसके कारण से उनकी डेथ होती है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इन 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established Salim Ali Center for Ornithology and Natural History, SACON, that is Salim Ali Center for ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ओके, इन कोयम्बटूर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर सलीम अली की मेमोरी के अंदर ये एक इंस्टीट्यूट, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं, वो इस्टेब्लिश किया था। गॉट इट। अब चैप्टर की बिल्कुल लास्ट में आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर इस चैप्टर में बात की जाए तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर आवर एग्जाम कंसर्न, हमारे एग्जाम कंसर्न के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके ऊपर फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। एक तो इनकी पूरी बायोग्राफी अपने को याद रखनी है,
दूसरा, इनका साइंटिफिक रिसर्च वर्क के ऊपर यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक इनके टीचर जो थे उनके बारे में, और उन टीचर्स ने इनको जो मोटिवेशन के लिए जो एक 3 वर्ड्स की आएगा बीच में पॉइंट, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे। गॉट इट? डॉक्टर अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, पूरा नाम है इनका, was born on October 15, 1931 in the Dhanushkodi town Rameshwaram, district of Tamil Nadu। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जो बर्थ है वो अक्टूबर 15 को 1931 जो धनुषकोडी टाउन है रामेश्वरम में, जो तमिलनाडु में रामेश्वरम जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो धनुषकोडी नाम का जो एक टाउन है वहां पर इनका बर्थ होता है। हिज फादर वाज जलालुद्दीन एंड मदर वाज आशियम्मा। इनके फादर का नाम जलालुद्दीन और मदर का नाम आशियम्मा था। आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन एट रामेश्वरम ही इंटर्ड इन स्वार्ड्सकॉल हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ रामनाथपुरम। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो रामेश्वरम के अंदर कंप्लीट करने के बाद जो स्वार्ड्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम टाउन, उनके विलेज की उनका जो एरिया था उनकी बिल्कुल पास में ही था, रामेश्वरम के बिल्कुल पास में, वहां पर इन्होंने इस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया था। हियर आइद्रा सोलेमन बिकम हिज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। यहां पर उनके एक टीचर का नाम आता है, ये इंपॉर्टेंट है। सोलेमन, वो उनकी इंस्पिरेशन का सोर्स बने, यानी कि किस तरीके से वो बर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट हुए, किस तरह से वो जो साइंस है एरोनॉटिकल, पर्टिकुलरली अपन बोले एरोनॉटिकल साइंस, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें इनके टीचर का रोल आता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अलग थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। इनके टीचर की एक खासियत थी कि वो जब भी किसी चीज का कोई भी टॉपिक क्लियर करते थे तो वो नेचुरल जो एग्जाम्पल्स थे वो उससे इस चीज को बताते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो ऑब्जेक्ट्स का जो एरोप्लेन वगैरह है या जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हवा में उड़ने के बारे में जब उन्हें बताना होता था तो वो उन्हें बर्ड्स के एग्जाम्पल, इवन कई बार तो उनको जो सी शोर है, समुद्र का जो किनारा है, वहां पर ले जाते थे और बर्ड्स को उड़ते हुए दिखाते थे और उनको वहां पर उनके उड़ने के साइंस समझाते थे। तो ये काफी जो रियलिस्टिक जो मेथड था उनका टीचिंग का, उसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एरोनॉटिकल साइंस की तरफ अट्रैक्ट किया था। इसके अलावा इन सोलेमन वर्ड्स, उनके जो टीचर जो है सोलेमन, उन्होंने जो मंत्र जो उनको दिया था वो था विल पावर, फेथ एंड होप आर द 3 नेसेसरी पॉइंट फॉर ए सक्सेसफुल लाइफ। किसी भी पर्सन की सक्सेसफुल लाइफ के लिए 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, दैट आर विल पावर, फेथ एंड होप। ये तीनों चीजें होनी चाहिए किसी भी पर्सन के पास, तभी जाकर वो सक्सेस उसको मिलती है। कलाम मेड these 3 points of Solomon's teaching as the basis of his life। उन्होंने इन तीनों जो एक तरीके से जो उन्होंने उनको जो एक मंत्र बोल सकते हैं, गुरु मंत्र बोल सकते हैं, या जो उनको बेसिक नॉलेज दिया था, ये जो 3 पॉइंट जो थे उन्होंने अपनी लाइफ का बेसिक डेवलप किया, या उन्होंने उन तीनों पॉइंट्स को अपनी लाइफ का बेस बनाते हुए वर्कआउट किया था। गॉट इट? ये तो आती है उनके लाइफ के बारे में बात। अब यहां से स्टार्ट होता है उनका साइंटिफिक वर्क। ये जो यहां तक पूरा जो पैराग्राफ चलेगा, फ्रॉम देयर टू यहां तक जो पूरा पैराग्राफ है, ये उनका साइंटिफिक किस तरीके से उन्होंने साइंस में या किस तरीके से इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट है साइंस से रिलेटेड, पर्टिकुलरली मिसाइल्स वगैरह है जो है, उनसे किस तरीके से वो जुड़े थे, क्या उन्होंने रोल प्ले किया, उसके बारे में यहाँ पे बात आती है। In 1954, he joined Madras Institute of Technology for study aeronautical engineering। 1954 के अंदर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को उन्होंने ज्वाइन किया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, दैट मीन्स एरोप्लेन जो है उनकी स्टडी करना, वो कैसे फ्लाइट करते हैं, उन सब के बारे में, दैट इज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो उसके लिए उन्होंने एडमिशन लिया था। इन 1958 he was appointed senior scientist in hovercraft project under Defense Research and Development Organization DRDO। ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 के अंदर उन्हें हॉवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट जो था DRDO का,
उसमें सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर उनको अपॉइंट किया था। इन 1962 प्रोफेसर एमजी मैनन टुक हिम टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। 1962 के अंदर जो प्रोफेसर एमजी मैनन थे, उन्होंने उनके वर्क को देखते हुए, उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, उनके वर्क को देखते हुए उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंदर उनको शामिल किया। दैट वाज द गोल्डन टाइम ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। ये उनके जीवन का सबसे गोल्डन टाइम था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद जो न्यू रिसर्च वगैरह है उस पर वर्कआउट करते गए, और बाकी आप सब जानते ही हैं। ओके, कलाम टुक द ट्रेनिंग ऑफ लॉन्चिंग टेक्निक ऑफ रॉकेट्स फ्रॉम नासा। इन्होंने नासा से, कलाम ने नासा से जो रॉकेट्स की जो लॉन्चिंग टेक्निक है उसकी उन्होंने ट्रेनिंग ली, एंड लॉन्च्ड फर्स्ट इंडियन रॉकेट नाइक अपाचे। उसके बाद इंडिया का जो फर्स्ट रॉकेट है नाइक अपाचे, वो उन्होंने लॉन्च किया था। ही वॉज अपॉइंटेड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ एसएलवी। इसके बाद उन्हें जो एसएलवी प्रोजेक्ट है, एसएलवी दैट मीन्स सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, दैट मीन्स रॉकेट्स, उस प्रोजेक्ट का उन्हें डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। अंडर हिज लीडरशिप एसएलवी थर्ड launched, which deployed Rohini satellite into its orbit successfully। यहां पर उनकी लीडरशिप में एसएलवी थर्ड, दैट इज द फर्स्ट सेल्फ मेड रॉकेट ऑफ इंडिया। देखो, इससे पहले जो अपन रॉकेट्स, अपन ने जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, वो हमने जो फॉरेन कंट्रीज है उनकी हेल्प से अपन ने लॉन्च किया। जैसे सबसे पहला जो, अगर अपन बोले सेल्फ फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, तो वो आर्यभट्ट बोलते हैं, लेकिन वो लॉन्च किसने किया था? रशिया की हेल्प से अपन ने लॉन्च किया। उसके बाद जो अपन ने भास्कर सीरीज जो वगैरह लॉन्च की थी, उसमें अपन ने यूरोपियन एजेंसीज, अमेरिका, उनकी हेल्प से अपन ने लॉन्च किया। सेल्फ खुद के रॉकेट से हमने जो लॉन्च किया है, तो वो सबसे पहला जो रॉकेट है वो है एसएलवी थर्ड, और इससे जो लॉन्च किया गया सैटेलाइट है उसका नाम है रोहिणी। तो एसएलवी थर्ड जो इंडिया ने लॉन्च किया, जिससे रोहिणी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिटल में सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर दिया गया, डिप्लॉयड कर दिया गया, वो उन्हीं की लीडरशिप के अंदर परफॉर्म होता है। गॉट इट? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आता है जो पूछा जा सकता है। इन 1983 कलाम वाज अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस IGMDP का उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया, मतलब मेन ऑफिसर उन्हें अपॉइंट किया गया। अंडर दिस प्रोग्राम ही डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश मिसाइल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनके द्वारा जो बनाई गई और जो लॉन्च की गई जो मिसाइल्स हैं, दैट आर पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल एंड नाग आकाश मिसाइल्स। ये उनके द्वारा बनाई गई मिसाइल्स के ऊपर बात आती है। गॉट इट? तो ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। फॉर हिज इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया, ही इज ऑल्सो नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर उनका जो मिसाइल डेवलपमेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट या कंट्रीब्यूशन जो था, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, उसके कारण से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब यहां पर एक और इनका साइंटिफिक वर्क में एक और आता है, ही वाज चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इन पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। वो पोखरण सेकंड का जो न्यूक्लियर टेस्ट जो था 1998 के अंदर जो किया था, उसके चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वो थे। हालांकि वो प्रोजेक्ट फर्स्ट जो था, पोखरण फर्स्ट, उसमें भी उनका रोल है, लेकिन वो वहां पर एक एज ए एम्प्लॉयर या एज ए वर्कर था, लेकिन यहां पर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उनका रोल यहां पर आता है। गॉट इट? तो ये आते हैं उनके साइंटिफिक वर्कआउट। अब थोड़ा सा उनके बारे में, अचीवमेंट्स उनके लाइफ में, उनको जो ऑनर दिए गए, अवार्ड जो दिए गए, उनके बारे में बात करें। He was elected as President of India and served the nation from 2002
2002 to 2007 वो इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए और उन्होंने 2002 से 2007 तक इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व किया था, इंडिया को सेवाएं, देश को सेवाएं दी थी। ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड बाय पद्म विभूषण 1988, पद्म विभूषण 1990 एंड भारत रत्न इन 1997। इसके अलावा उन्हें जो ऑनर, अब देखो सबसे बड़ा ऑनर तो वैसे प्रेसिडेंट हो गया, लेकिन उसके अलावा ऑनर्स की बात करें तो उन्हें पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है और पद्म भारत रत्न भी उनको अवार्ड दिया गया। गॉट इट? On July 27, 2015, Dr. Kalam died because of cardiac arrest, that is heart attack, while delivering a lecture in IIM Shillong. IIM Shillong के अंदर एक लेक्चर देने वाले टाइम पर उनकी कार्डिक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक से उनकी डेथ होती है। ये इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए, एक तरीके से काफी बड़ी लॉस था। Got it? अगर अपन थोड़ा सा इनके बारे में बात करें, क्योंकि ये साइंस की इंडिया अपने लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मोस्ट सिंपलेस्ट लाइफ उन्होंने अपनी गुजारी। जब उनकी डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा गया तो उसमें कुछ किताबें और 2 या 3 यूनिफॉर्म्स शामिल थी, जो भी उनको इसरो में वर्कआउट करते हुए, उनको जो इसरो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी यूनिफॉर्म के तौर पर उनको सिलवा कर दी गई थी। तो दैट मीन्स मोस्ट सिंपल लाइफ उन्होंने अपनी जी थी। पूरा जो लाइफ था वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने में, न्यू टेक्नोलॉजी लोगों को समझाने में, मतलब एक तरीके से साइंस के एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए मोटिवेटर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड आउट की थी। Okay, now this chapter is also finished, and next chapter we will start in next class. Thank you.